हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट अकाउंटिंग कन्वेंशन का। इसे लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट कर चुके हैं कंसेप्ट कि अकाउंटिंग कंसेप्ट और जम्पशंस क्या होती हैं। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखो और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। अकाउंटिंग कन्वेंशन का क्या मतलब होता है कि अकाउंटिंग कन्वेंशंस ये एक ऐसी कस्टम होती है जो जनरली एक्सेप्टेड की जाती हैं, जो ये बनाई जाती हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशंस बनाई जाती हैं, ये एग्रीमेंट के थ्रू बनाई जाती हैं या फिर कॉमन कंसेंट, यानी कि जितने भी अकाउंटेंट्स होते हैं वो आपस में मिलते हैं और सहमति करते हैं, फिर कन्वेंशंस का जो फॉलो करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले डिफरेंस समझेंगे कि अकाउंटिंग कन्वेंशन में और अकाउंटिंग कंसेप्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पे अगर बात की जाए लीगल पोजीशन की, जो अकाउंटिंग कंसेप्ट होते हैं ये लीगली एक्सेप्टेंस होते हैं, कानूनी रूप से इसको एक्सेप्टेंस दी गई है। दूसरी तरफ अगर कन्वेंशंस की बात करें तो जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस होती है गाइडलाइन का काम करती हैं। गाइडलाइन यानी कि दिशा निर्देश देती हैं। ये कस्टम्स होती हैं और यूसेज और जनरल एग्रीमेंट होता है ये, यानी कि जो कंसेप्ट होते हैं ये तो लीगली एक्सेप्टेड होते हैं, जबकि कन्वेंशन जो होती हैं ये कस्टम्स, यूसेज और जनरल एग्रीमेंट होते हैं जो गाइडलाइंस का काम करते हैं। रिकॉर्डिंग वर्सेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो अकाउंटिंग कंसेप्ट होती हैं ये बेसिक अजम्पशंस होती हैं जिनके बेस पे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है और अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है, जबकि अकाउंटिंग कन्वेंशन जो होती हैं ये फॉलो की जाती हैं ताकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया जा सके। सिग्निफिकेंस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स होते हैं। यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स का मतलब क्या है कि जो रूल्स बनाए गए हैं वो सभी के लिए एक समान बनाए गए हैं, जो जब ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं उस टाइम पे इसको फॉलो किया जाता है, यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स को। जबकि जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस होती हैं ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती जितने इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट होते हैं। रोल ऑफ पर्सनल, यहाँ पे कोई भी पर्सनल जजमेंट का रोल नहीं होता, कोई भी यहाँ पे पक्षपात है जो नहीं किया जा सकता। जबकि अगर कन्वेंशंस की बात की जाए तो यहाँ पे पर्सनल जजमेंट है जो क्रूशियल रोल प्ले करती है जब भी अकाउंटिंग कन्वेंशंस को है जो फॉलो किया जाता है। यूनिफॉर्म अडॉप्शन, तो जब हम अकाउंटिंग कंसेप्ट को यूज़ करते हैं तो यहाँ पे एक यूनिफॉर्म अडॉप्शन की जाती है डिफरेंट एंटरप्राइज द्वारा, यानी कि जो अलग अलग एंटरप्राइज होती हैं उनके द्वारा जो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स यूज़ किया जाता है वो यूनिफॉर्म तरीके से किए जाते हैं। जबकि कन्वेंशन है जो हर एक एंटरप्राइज की अलग अलग होती है, तो यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी है जो नहीं होती। देयर इज़ नो यूनिफॉर्मिटी इन द अडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशन इन वेरियस एंटरप्राइज। तो यहाँ पे जो एंटरप्राइज होती हैं तो जब वो अकाउंटिंग कन्वेंशंस को यूज़ करते तो यहाँ पे उनके पास कोई भी यूनिफॉर्मिटी है जो नहीं रहती, यानी कि एक समान है जो अकाउंटिंग कन्वेंशन का इस्तेमाल नहीं करते, जैसे कंसेप्ट को यूनिफॉर्म तरीके से अडॉप्ट किया जाता है। कवर करते हैं कि यहाँ पे कुछ मेन अकाउंटिंग कन्वेंशंस दी गई हैं, जैसे कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म जिसे प्रूडेंस बोला जाता है। सबसे पहले कन्वेंशन आती है फुल डिस्क्लोजर। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर नाम से क्लियर है कि फुल डिस्क्लोज कर दो जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वेरियस यूज़र्स को, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, चाहे क्रेडिटर हो, चाहे इन्वेस्टर हो, प्रोप्राइटर हो, सभी को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो अकाउंट्स के अंदर है जो दी जाती है ताकि हर एक की ज़रूरत पूरी की जा सके। दिस कन्वेंशन रिक्वायर दैट ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इकोनॉमिक अफेयर ऑफ द एंटरप्राइज शुड बी कम्प्लीटली डिस्क्लोज। तो जितनी भी इकोनॉमिक अफेयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन कम्प्लीटली डिस्क्लोज कर दी जाती है। यहाँ पे सफिशेंट डिस्क्लोजर किया जाता है इंफॉर्मेशन को, जो मटेरियल इंटरेस्ट टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच एज अ प्रोप्राइटर, प्रेजेंट एंड पोटेंशियल क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर एंड अदर्स। यानी कि जो ये हमारे पास यूज़र्स होते हैं, चाहे प्रोप्राइटर हो, प्रेजेंट या फिर पोटेंशियल क्रेडिटर हो। प्रेजेंट जो आज हमारे पास क्रेडिटर्स है, पोटेंशियल क्रेडिटर जो आने वाले टाइम में
क्रेडिटर्स बन सकते हैं, इन्वेस्टर्स हों या अदर इंटरेस्टेड पार्टीज़ हों, इनको जितने भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है सारी के सारी इंफॉर्मेशन है जो फुल्ली डिस्क्लोज कर दी जाती है। जो प्रिंसिपल इसलिए इम्पोर्टेंट रखता है कंपनी एक्ट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोविजंस होते हैं डिस्क्लोजर के, एसेंशियल इंफॉर्मेशन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, क्योंकि यहाँ पे जितना भी इंफॉर्मेशन होता है जरूरी इंफॉर्मेशन सारे के सारा इंफॉर्मेशन है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डिस्क्लोज कर दिया जाता है। कुछ भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं रहती जिसको छुपाया जाए कंपनी के द्वारा, हर एक इंफॉर्मेशन को बिल्कुल डिटेल तरीके से जो डिस्क्लोज कर दिया जाता है। द परफॉर्मा एंड कंटेंट ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर प्रिस्क्राइब बाय कंपनी एक्ट। जो कंपनी एक्ट है उनके द्वारा पहले से ही जो परफॉर्मा है बैलेंस शीट का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को पहले से बना के दिया गया है। वेरियस आइटम्स और फैक्ट्स विच डू नॉट फाइंड प्लेस इन द अकाउंटिंग स्टेटमेंट, जो हमारे पास कंपनी एक्ट है उसके अंदर पहले से हमने बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के परफॉर्मे को है जो डिफाइन किया हुआ है कंपनी एक्ट के अंदर। अगर जो इन्फॉर्मेशन ऊपर अकाउंट्स के अंदर कोई प्लेस नहीं रख पाती, जो इन्फॉर्मेशन अकाउंट के अंदर नहीं दिखा पाते, उन इन्फॉर्मेशन को फुट नोट के अंदर है जो दिखाया जाता है, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन है जो छूटे ना, हर एक इंफॉर्मेशन को दिखाया जाए। जितनी अकाउंट्स के अंदर आती है वो अकाउंट्स में दिखाई जाती है, जो इन्फॉर्मेशन अकाउंट्स के अंदर नहीं आ पाई उनको फुट नोट के अंदर है जो दिखाया जाता है। फुट नोट के अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है, जैसे सबसे पहले आते हैं कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी ये वो लायबिलिटी होती है जो अराइज हो भी सकती है कंपनी के अगेंस्ट और अराइज नहीं भी हो सकती, इसमें संभावना होती है। जैसे कहते हैं कि एक क्लेम किया गया है, बहुत बड़ी अमाउंट है जो पेंडिंग पड़ी है कोर्ट के अंदर, यानी कि केस किया गया कंपनी के ऊपर, केस किया गया है और जिसमें बहुत बड़ी अमाउंट है जो पे करनी पड़ सकती है कंपनी को। अगर केस जीत जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर केस हार जाएगी कंपनी तो बहुत बड़ी अमाउंट है जो पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी होती है इसको बैलेंस शीट में कहीं जगह नहीं मिलती, इस कारण से इसको फुट नोट के अंदर जो दिखा दिया जाता है ताकि कोई भी जो मिसलीडिंग ना रहे, यानी कि कुछ भी तरीके का मिस रिप्रेजेंटेशन ना रहे अकाउंट से, जिससे यूज़र्स को है जो कोई भी अधूरी इन्फॉर्मेशन मिले। इस कारण से जो इन्फॉर्मेशन अकाउंट के अंदर आई वो अकाउंट के थ्रू दे दी, जो इन्फॉर्मेशन अकाउंट के अंदर नहीं आई वो फुट नोट के थ्रू है जो प्रोवाइड कर दी गई, ताकि यूज़र्स को पूरी इन्फॉर्मेशन है जो मिल जाए। नेक्स्ट आते हैं कि अगर चेंज कर दिया गया है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, यानी कि जो स्टॉक के वैल्यूएशन का जो मेथड होता है अगर उसमें कुछ चेंज किया गया है, और फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन या फिर डेप्रिसिएशन का जो मेथड है या फिर डेप्रिसिएशन की रेट अगर चेंज कर दी गई है, या फिर जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट है, जो डाउटफुल डेट के ऊपर प्रोविजंस क्रिएट किया जाता है, अगर इनमें भी कोई चेंज किया गया है तो वो हमें बैलेंस शीट के फुट नोट के अंदर है जो दिखाना पड़ेगा। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी गिवन बाय वे ऑफ फुट नोट। जो मार्केट वैल्यू होती है इन्वेस्टमेंट की उसको भी हमने फुट नोट के अंदर जो दिखाना होता है, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आ गई इनफ है। अगर नहीं बैलेंस शीट के अंदर किसी इन्फॉर्मेशन को जगह मिल पाई तो उसके बैलेंस शीट के नीचे एक फुट नोट बनाया जाता है, उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन जो दे दी जाती हैं ताकि यूज़र का जो कोई भी कमी ना रहे इन्फॉर्मेशन के अंदर, यूज़र्स को हर एक इन्फॉर्मेशन है जो प्रोवाइड कर दी जाए। क्योंकि यहाँ पे कन्वेंशन क्या है, फुल डिस्क्लोजर, यानी कि जितनी इन्फॉर्मेशन है फुली डिस्क्लोज कर दी जाए, जितनी भी यूज़र्स को इन्फॉर्मेशन चाहिए सारी प्रोवाइड करवा दी जाती है। लेकिन यहाँ पे जो डिस्क्लोजर, फुल डिस्क्लोजर का मतलब ये नहीं है कि जो कंपनी के सीक्रेट्स होते हैं वो भी डिस्क्लोज कर दिए जाए। नहीं, कंपनी के सीक्रेट को डिस्क्लोज करना फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन का मकसद नहीं होता, बल्कि सफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना यूज़र को एक मेन एम होता है कन्वेंशन ऑफ फुली डिस्क्लोजर का। नेक्स्ट कन्वेंशन आती है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी बिल्कुल अपोजिट हो जाती है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर के, जहाँ पे फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन कहती थी कि सारी इन्फॉर्मेशन को फुल्ली डिस्क्लोज कर दो जितनी भी ज़रूरत पड़ती है इन्फॉर्मेशन की यूज़र्स को, जबकि कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी कहती है कि नहीं, सारी इन्फॉर्मेशन है जो डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है यूज़र के लिए, सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन है जो प्रोवाइड करवाई जाए ताकि जो ओवरबर्डन है अकाउंट का वो ना क्रिएट हो पाए। दिस कन्वेंशन इज़ एन एक्सेप्शन। ये किसकी एक्सेप्शन है? फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन की, क्योंकि इस कन्वेंशन में जो आइटम्स जो इनसिग्निफिकेंट है यानी कि ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बीइंग इरेलेवेंट है यानी कि जो यूज़र के लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, उनको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा।
जो अनइम्पोर्टेंट आइटम्स होते हैं या तो उनको छोड़ दिया जाएगा या फिर उनको अदर आइटम के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। नहीं तो अकाउंटिंग स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ओवरबर्डन हो जाएगी, जिस कारण से ओवरबर्डन से बचने के लिए मटेरियलिटी कन्वेंशन को इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन द्वारा। तो ये मटेरियलिटी कन्वेंशन को एक्सप्लेन करते कहते हैं एन आइटम शुड बी रिगार्डेड एज अ मटेरियल, कहते जो आइटम जो जरूरी है, इफ़ देर इज़ अ रीज़न टू बिलीव, जिसके ऊपर विश्वास करने योग्य कारण है, दैट नॉलेज ऑफ इट वुड इन्फ्लुएंस डिसीजन ऑफ इन्वॉल्व्ड इन्वेस्टर, यानी कि जो इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर के डिसीजन के ऊपर इन्फ्लुएंस करेगी, असर डालेगी, वो इंफॉर्मेशन मटेरियलिटी है। उस इंफॉर्मेशन को इन्वेस्टर को प्रोवाइड करा दिया जाए ताकि वो उस इंफॉर्मेशन के बेस पे जो डिसीजन मेकिंग कर पाए। कोहलर की डेफिनेशन कहती है मटेरियलिटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स अटैचिंग टू ए स्टेटमेंट फैक्ट और आइटम वेयर बाय इट्स डिस्क्लोजर और द मेथड ऑफ गिविंग इट्स एक्सप्रेशंस वुड बी लाइकली टू इन्फ्लुएंस द जजमेंट ऑफ ए रीजनेबल पर्सन। कोहलर कहते हैं कि जो मटेरियलिटी है वो कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषता पाई गई है किसके रिगार्डिंग, स्टेटमेंट के रिगार्डिंग, फैक्ट के रिगार्डिंग और आइटम के रिगार्डिंग, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्लोज किया जाता है सिर्फ मटेरियल फैक्ट को, एक्सप्रेस करती है जो मतलब कि जो रीजनेबल पर्सन होते हैं जिनको जजमेंट करने के लिए ज़रूरी इंफॉर्मेशन होती है, सिर्फ वही ज़रूरी इंफॉर्मेशन कहते हैं उसको प्रोवाइड करा दो, अदरवाइज जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड ना करवाई जाए। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन कहती है कि जो एक कंसर्न के लिए इंफॉर्मेशन मटेरियल होती है वही इंफॉर्मेशन हो सकता है दूसरी कंसर्न के लिए इमैटेरियल हो जाए, यानी कि जिस एक कंसर्न के लिए डाटा इंपॉर्टेंट है लेकिन वही डाटा दूसरी कंसर्न के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता। फॉर इंस्टेंस द कॉस्ट ऑफ स्मॉल टूल्स में बी मटेरियल फॉर ए स्मॉल रिपेयर वर्कशॉप, जो छोटी रिपेयर वर्कशॉप है उसके लिए स्मॉल टूल्स का कॉस्ट है जो मटेरियल है, वैल्यू रखता है, लेकिन सेम फिगर में भी इमैटेरियल फॉर एस्कॉर्ट लिमिटेड। अगर बात की जाए स्मॉल टूल्स के कॉस्ट की तो ये जो फिगर है वो इमैटेरियल हो जाएगी किसके लिए, एस्कॉर्ट्स लिमिटेड के लिए। अब यहाँ पे डाटा तो सेम है लेकिन एक कंसर्न के लिए वो वैल्यूएबल हो गया, दूसरी कंसर्न के लिए वैल्यूएबल इतना नहीं हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पे जो छोटी कंसर्न है, छोटी कंसर्न के लिए जो कॉस्ट है स्मॉल टूल की वो वैल्यू रखेगी, मटेरियल होगी उसके लिए वो इंफॉर्मेशन, लेकिन वही स्मॉल टूल की कॉस्ट को जानना इमैटेरियल हो जाएगा, ज़रूरी नहीं होगा एस्कॉर्ट्स लिमिटेड के लिए। इसी तरीके से कहता है जो नेचर होता है ट्रांजेक्शन का शुड ऑल्सो बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, तो जो ट्रांजेक्शन किस नेचर की है, नेचर जानना ट्रांजेक्शन का ज़रूरी होता है। ए डिफरेंस ऑफ 500 द वैल्यूएशन स्टॉक में बी रिगार्डेड एज इमैटेरियल। अगर मान लेते हैं स्टॉक का वैल्यूएशन किया गया, जब स्टॉक का वैल्यूएशन किया गया तो 500 का फ़र्क आ गया तो ये इमैटेरियल है, इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखेगा, लेकिन अगर 500 रुपये का डिफरेंस कैश में आ गया तो फिर ये मटेरियल हो जाएगा, ये वैल्यू रखेगा, इसके ऊपर कंसीडर किया जाएगा। Thus the accounts should judge the importance of each transaction to determine its materiality। तो यहाँ पे जो अकाउंट होते हैं, जो अकाउंटेंट होता है वो जज करता है कि इम्पोर्टेंस क्या है ट्रांजैक्शन की, इम्पोर्टेंस के बेस पे फिर उसकी मटेरियलिटी का जो डिटरमाइन किया जाएगा। नेक्स्ट कन्वेंशन आती है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। इसको हम सिंपलीफाई लैंग्वेज में समझते हैं। पहले कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस क्या कहती है, ये कन्वेंशन कहती है कि जो एंटिसिपेटेड होते हैं, जो अनुमानित, जिनके बारे में श्योरिटी नहीं होती, जो एंटिसिपेटेड लॉस होते हैं उनको तो लिया जाएगा, लेकिन जो एंटिसिपेटेड इनकम्स होती है उनको इनकम या फिर गेन को नहीं लिया जाएगा। प्रूडेंस जो बिल्कुल एक सेफ रोल प्ले करने के लिए इम्पोर्टेंस रखता है, एंटिसिपेटेड लॉसेस को तो ले लिया जाता है लेकिन एंटिसिपेटेड इनकम को या गेन को छोड़ दे जाते हैं। ये एंटिसिपेटेड लॉस या फिर एंटिसिपेटेड गेन ये वो होते हैं जिनके बारे में हमें एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता होती कि कितना एग्जैक्ट ये लॉस हो सकता है, कितना एग्जैक्ट ये इनकम हो सकता है। जैसे यहाँ पे एंटिसिपेटेड लॉस में हम लेके चलते हैं प्रोविज़न जैसे बनाया जाता है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। जब कंपनी उधार पे सेल करती है प्रोडक्ट को
तो क्रेडिट सेल से डेटर्स अराइज हो जाते हैं। तो यहाँ पे कंपनी को डाउट रहते हैं कि 2%, 5%, 10% या अपनी मर्जी से कंपनी जितने भी परसेंटेज जो ये रख सकती है। उनको डाउट रहते हैं कंपनी को कितने परसेंटेज जो डेटर्स बैड हो सकते हैं, तो ये डाउट में रहते हैं। तो डाउटफुल डेट के लिए जो प्रोविज़न बनाया जाता है ये किस चीज़ को बताते हैं, जो कन्वेंशन है प्रूडेंस या फिर कंजर्वेटिज्म को। ऐसे ही प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन है जो बनाया जाता है। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में क्या होता है, कुछ कंपनियां 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करती हैं, कुछ 20% करते हैं, कुछ 15% करती हैं। तो यहाँ पे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन करने से कोई कैश का आउटफ्लो नहीं होता, जस्ट ये प्रोविज़न बना लिया जाता है जिससे जो अगर इन फ्यूचर में ज़रूरत पड़ती है, कुछ लॉस होते हैं एक्चुअल में असेट्स के रिगार्डिंग, तो इस प्रोविज़न के अंदर इतना पैसा इकट्ठा हो जाता है डेप्रिसिएशन प्रोविज़न के अंदर, जिससे इस पैसे को निकाल के कंपनी एक नई असेट को जो खरीद सकती है। तो ये एंटिसिपेटेड लॉस को जो लेके चलते हैं, ताकि इन फ्यूचर में अगर ये लॉस एक्चुअल में हो भी जाते हैं तो कंपनी उन लॉस के लिए पहले से तैयार होती है, ताकि एकदम से प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े जब ये लॉसेस हों। इस कारण से पहले से ये प्रोविज़न्स तैयार कर ले जाते हैं, ताकि अगर एक्चुअल में ये टाइम पे आने पे लॉस हो जाते हैं तो इनसे पैसा निकाल के वो लॉस की भरपाई की जा सके। दूसरी तरफ एंटिसिपेटेड इनकम या गेन को इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि ये एंटिसिपेटेड अनुमानित है, हो सकता है ये इनकम या गेन हो जाए, हो सकता है ये ना हो। अगर इनको पहले से लेके चलेगी कंपनी तो इन फ्यूचर में अगर ना हुई तो इससे क्या होगा, कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट है जो देखने को मिलेगा। अगर कंपनी एंटिसिपेटेड इनकम को नहीं लेके चलेगी तो इससे क्या होगा, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर इन फ्यूचर में एंटिसिपेटेड इनकम हो जाएंगी तो उस टाइम पे इसको ऐड कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने कौन सा इसको पहले से ऐड किया हुआ है। इस कारण से एंटिसिपेटेड लॉसेस को लेके चलते हैं और एंटिसिपेटेड इनकम या गेन को छोड़ के चलते हैं, ताकि आने वाले टाइम में अगर जो लॉसेस होते हैं, जो भी कोई संभावनाएं होती हैं नुकसान होने की, उसको पूरा किया जा सके और इसको बचा जा सके, नेगेटिव इम्पैक्ट जो प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर ना पड़े। एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं। कहते हैं इस कन्वेंशन के हिसाब से जो एंटिसिपेटेड लॉस होते हैं उनको रिकॉर्ड कर लिया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, जबकि एंटिसिपेटेड और अनरियलाइज जो अभी तक रियलाइज नहीं हुए हैं गेन को इग्नोर कर दिया जाता है। अदर वर्ड्स में अगर बात की जाए तो कंजर्वेटिज्म एक ऐसी पॉलिसी होती है जो सेफली प्लेइंग करने में हेल्प करती है कंपनी की। कंपनियां जो सेफ तरीके से प्ले करती है। प्रोविज़न इज मेड फॉर ऑल नॉन लाइबिलिटी, जैसे जो नॉन लाइबिलिटी होती है उसके रिगार्डिंग प्रोविजंस क्रिएट कर देना। और लॉसेज इवन थो द अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइन विद सर्टेनिटी, तो यहाँ पे प्रोविजंस तैयार कर ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट अमाउंट है जो पता नहीं होती। जब भी हमें एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता होती तो इस केस में हमने प्रोविज़न क्रिएट करने होते हैं। इसी तरीके से व्हेन देयर आर डिफरेंट अल्टरनेटिव ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस, द वन हैविंग लीस्ट फेवरेबल इमीडिएट इफेक्ट ऑन प्रॉफिट और कैपिटल शुड बी अडॉप्टेड। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, क्या एप्लीकेशन रहती है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म की। तो जो हम अप्लाई करते हैं कंजर्वेटिज्म रूल को, सबसे पहले आता है क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर। तो जब भी हम क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू में जो कम होता है उसको रिकॉर्ड करके चलते हैं। ऐसे प्रोविज़न क्रिएट किया जाता है डाउटफुल डेट के ऊपर, क्योंकि ये एंटिसिपेटेड लॉस होता है जो एक्चुअल बैड डेप्ट के ऊपर, मतलब कि एक्चुअल बैड डेप्ट को जो दिखाता है। यानी कि हमारे पास जितने डेटर्स होते हैं उनमें कुछ लोगों के ऊपर डाउट रहता है, जिन लोगों के ऊपर डाउट रहता है उसके लिए प्रोविज़न है जो डाउटफुल डेट के नाम से क्रिएट कर ले जाते हैं। जैसे जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज शोन ओनली एट सरेंडर वैल्यू, जो जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उसको सरेंडर वैल्यू के ऊपर है जो रिकॉर्ड किए जाते हैं, जो एज अगेंस्ट द अमाउंट पे, यानी कि जो अमाउंट पे की गई है उसको नहीं, सरेंडर वैल्यू को जो लेके चलते हैं। ऐसे जो प्रोविज़न क्रिएट किया जाता है पेंडिंग लॉ सूट अगेंस्ट द फर्म, यानी कि फर्म के अगेंस्ट जो केस किए गए हैं उसके लिए प्रोविज़न क्रिएट कर ले जाते हैं, विच में आइदर बी डिसाइडेड इन इट्स फेवर। हो सकता है कि वो केस है जो कंपनी के फेवर में हो जाए या फिर अगेंस्ट हो जाए, तो इस कारण से उसके लिए पहले से जो प्रोविजंस क्रिएट कर ले जाते हैं। अब इसका इफेक्ट क्या होगा कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन का, जो कन्वेंशन है कंजर्वेटिज्म की, तो ये बहुत इम्पैक्ट है जो डालेगी दो तरीके। सबसे पहले जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिस्क्लोज किया जाएगा प्रॉफिट वो कम होगा एज कम्पेयर टू एक्चुअल प्रॉफिट, क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट से कम प्रॉफिट इसलिए होगा अगर हमने कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन को फॉलो किया है, क्योंकि हमने लॉसेस को तो दिखा दिया। लॉस कहाँ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे।
जब हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, पहले ट्रेडिंग अकाउंट आता है, उसको क्लोज करके फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है। तो जितने भी एंटिसिपेटेड लॉसेस होते हैं वो हमने यहाँ पे डेबिट कर चुके हैं। तो यहाँ पे जब हमने एंटिसिपेटेड लॉसेस को डेबिट कर दिया, जिसका रिजल्ट क्या हो कि यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट आएगा वो एक्चुअल प्रॉफिट से क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा, क्योंकि हमने लॉस को क्या करके पहले से दिखा रखा है, जिस कारण से एक्चुअल प्रॉफिट है जो वो ज़्यादा आएगा। जबकि जो यहाँ पे प्रोविज़न है, प्रोविज़न के कारण है जो डिस्क्लोज़ किया जाएगा यहाँ पे प्रॉफिट, वो क्या होगा, कम आएगा। एक्चुअल प्रॉफिट के कंपेरेटिवली कम प्रॉफिट आएगा अगर हमने कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन को फॉलो किया है। अगर दूसरी तरफ अगर बात की जाए बैलेंस शीट की, बैलेंस शीट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी साइड होती है, ये असेट साइड होती है। तो जो यहाँ पे असेट्स आएंगी, असेट्स की तो वैल्यू कम होगी, अंडर स्टेटमेंट दिखाई जाएगी, जबकि लायबिलिटी क्या होगी, ओवर स्टेटमेंट से जो आ जाएगी, यानी कि लायबिलिटी क्या एक्चुअल अमाउंट से ज़्यादा दिखा दी जाएगी, असेट जो एक्चुअल अमाउंट से कम दिखा दी जाएगी अगर कंजर्वेटिज्म रूल का जो फॉलो किया गया। तो यहाँ पे अगर हम कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन को फॉलो करते हैं तो यहाँ पे सीक्रेट रिजर्व क्रिएट होने का जो खतरा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सीक्रेट जो रिजर्व्स होते हैं वो क्रिएट किए जा सकते हैं, क्योंकि फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन है जो फॉलो नहीं की गई है, जिस कारण से यहाँ पे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जो मिसिंग की गई है, मिसिंग करने के कारण सीक्रेट रिजर्व क्रिएट हो जाएंगे, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट है जो बिजनेस के ऊपर पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये कन्वेंशन बनती थी और इसी के साथ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो हमारे पास 4th चैप्टर बनता है कि क्या प्रोसेस और बेस है अकाउंटिंग के। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखो और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।